हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रैक मी। दोस्तों, काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी इफेक्ट्स की, जैसे किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है या उसमें एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने या कहें कि पार्टिकल के एक्सेलरेट होने के पीछे का कारण क्या है, यह हमको नहीं पता होता था। तो इसी कॉज को जानने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज इंट्रोड्यूस किए और बताया कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट फोर्स के इन्फ्लुएंस से मूव करता है। मतलब जो कॉज ऑफ मोशन है वो फोर्स है। और अगर हम लोग फोर्स को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। और अगर हम लोग न्यूटन्स के लॉज को समझें तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसके अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा, प्रोवाइडेड नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन द ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग बात करें न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, तो ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स काम कर रहा है, तो आप जानते हैं अगर फोर्स लग रहा है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम आप लोग जानते हैं P इज इक्वल टू m इंटू बी, जहां m आपका ऑब्जेक्ट का मास है और b जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स काम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। और आपकी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो केवल लो स्पीड्स के लिए वैलिड है। और अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच गई तो जो आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है और वहां से काम करना शुरू करती है आपकी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपकी हर स्पीड पे वैलिड है। और अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें जो आपकी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1991 में पूछा गया था और आपसे कह रहा है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो तो उस पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा। तो ये जो आपका फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स है वो आपका बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो जो आपका फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स है, वो आपका कंसिक्वेंस है किसका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ओके, तो यहां से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी पार्ट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप लोग देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, it hits the ground with a certain momentum p. Okay, if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by, और परसेंटेज में आपसे वैल्यू पूछी है। ओके, अगर मैं क्वेश्चन को आपको ग्राफ में समझाऊं तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका कुछ मास होगा। ओके, पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं कि जो है m है। ओके, m है और इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है, इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो ये ग्राउंड पे कुछ मोमेंटम से हिट करता है। ओके, ग्राउंड पे जब गिरता है तो उसके पास मास तो है ही, कुछ वेलोसिटी भी अचीव कर चुका होगा और यहाँ हिट करेगा तो कुछ, उसको क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम। तो कुछ मोमेंटम से हिट करता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? P1। अब बोल रहा है कि इसी मास को
डबल हाइट से गिराएं, मतलब 100% हाइट को बढ़ा दें। तो पहले हाइट h थी, 100% बढ़ा देंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी 2h। ओके, 2h हो जाएगी। तो देख लीजिए, और यहां से अगर इसी पार्टिकल को गिराएं, यहां से अगर इसी पार्टिकल को गिराएं तो ये ग्राउंड को हिट कर रहा है किसी मोमेंटम p2 से। ओके, तो आपसे बोल रहा है कि आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो देख लेते हैं, ये हमारा इसको बोल रहे हैं क्या केस 1, और सेकंड वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या केस 2। सपोज कीजिए यहां जो आपका केस 1 में जो वेलोसिटी है ग्राउंड पर गिरने की वो b1 है, और केस 2 में जो वेलोसिटी है वो क्या है b2 है। मास तो हमारा सेम ही है, तो बस हमको वेलोसिटी निकालनी है और हम लोग मोमेंटम में चेंज निकाल पाएंगे। तो चलिए अगर हम बात करें केस 1 की, केस 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका यहां से आपने इसको ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको हाइट पता है तो फॉर्मूला आपके पास होता है b² = u² + 2gh। ओके, और u आपका क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ओके, तो b1 हो जाएगा b1² हो जाएगा 0 + 2gh। मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √2gh। ओके, √2gh। तो मोमेंटम की बात करें तो जो p1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा √2gh। तो हमको पहले केस का मोमेंटम मिल चुका है, आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो जो आपका केस 2 होगा देख लीजिए, इस बार जो हमारी हाइट है वो कितनी है 2h है। हम इसी सेम इक्वेशन को लगा रहे हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां भी 0 होगी क्योंकि यहां से आपने उसको ड्रॉप किया है। तो क्या हो जाएगा आपका b2² = u² जो कि 0 है + 2gh, और उस केस में जो h है आपका क्या है 2h है। यहां से हम h' इसको बोल रहे हैं, तो ये जो h' है क्या है आपका 2h है, तो मैं सीधा सीधा इसको 2h से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 × h। ओके, और यहां से अगर हम लोग b2 की बात करें तो b2 आपका हो जाएगा √2 टाइम्स √2gh। ओके, ये आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 है। और अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो p2 जो आपका हो जाएगा वही मास इंटू √2 टाइम्स √2gh। तो ये आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 है। तो आई होप अब तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की। क्या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या डेल्टा p, वो आपका होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट मीन्स p2 माइनस p1। और इसको आप निकालेंगे तो देख पा रहे होंगे आप क्या हो जाएगा, ये डेल्टा p की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी p2 कितना है √2 टाइम्स p1। ओके, अगर p1 p2 को देखें आप तो √2 p2 में एक्स्ट्रा है। ओके, तो √2 टाइम्स p1 हो जाएगा। तो अगर हम p2 से p1 को हटाएं तो √2 - 1, और क्या हो जाएगा इसका आंसर m √2gh। हमने इसको कॉमन कर लिया। ओके, m √2gh हमने कॉमन ले लिया है। तो ये आपका क्या है चेंज इन मोमेंटम। लेकिन आपसे बात कर रहा है क्या परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो बात बतानी है आपको परसेंटेज में। ओके, तो चलिए सारे ऑप्शंस आपके परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए हमको जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है उससे डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, मैं ऊपर से चीज़ों को हटा रहा हूं। अगर मैं यहां से चीज़ों को हटाऊं, P1 की वैल्यू आपको पता है। ओके, चलिए अब हम बात करें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ओके, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा p/p1 × 100। ओके, तो चलिए यहां हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं। डेल्टा p की वैल्यू कितनी है आपकी √2 - 1 इंटू √2gh इंटू m हो जाएगा। ओके, और हम अगर बात करें p1 की तो p1 कितना था आपका √2gh इंटू m। ओके, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर लिखी हुई क्वांटिटीज आपकी कॉमन है, ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा और यहां पे आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं,
यहाँ पे हमने P1 की वैल्यू नीचे रखी है, ये आपका P1 है, इसकी वैल्यू आप जानते थे। चलिए मैं यहाँ से चीज़ों को हटा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर क्या है आपका √2 - 1 × 100, इतना परसेंटेज चेंज होगा आपका। डेल्टा P/P × 100 कितना है आपका दिस मच, और √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.414 - 1 × 100% इंटू 100%। यहाँ परसेंटेज साइन हमने लगाना भूल गए हम। ओके चलिए 1.414 में से आप 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.414 इंटू 100%, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41.4%। 41.4%। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो आपका है वो 41% दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे बोल रहा था कि पहले केस में आपने h हाइट से किसी बॉडी को गिराया तो उसका कुछ मोमेंटम था, अब आपने हाइट को डबल कर दी और फिर मोमेंटम निकाला तो उसका मोमेंटम कुछ और आया। बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो दोनों मोमेंटम का आपको चेंज निकालना होगा और P1 से डिवाइड करना होगा पहले केस के मोमेंटम से। तो चलिए इसका आंसर कितना आ गया आपका 41%। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको पूछा गया था 1996 में। A 10 Newton force is applied on a body, produces in it an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body is, आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F = m × a। और ये आपका F = m × a आता कैसे है, इसके लिए हम लोग जाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डिफिनीशन पे, जो क्या कहता है आपका कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके जो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो आपने अप्लाइड किया है वो क्या हो जाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम आप जानते हैं क्या होता है, वो होता है m × v, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मास। ओके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम लोग p की वैल्यूज को प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा d/dt ऑफ m × b। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज m। ओके और अगर आपका मास कांस्टेंट हो तो dm/dt क्या हो जाएगा 0। अगर आपका m क्या हो कांस्टेंट हो, m कांस्टेंट हो तो जो आपका dm/dt होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 0। और यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका जो F एक्सटर्नल आएगा वो क्या हो जाएगा m × dB/dt। ओके जहां आपका dB/dt आप पहले से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, तो आप इसको एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m × a। ओके जो आपका नेट फोर्स होगा वो क्या होगा m × a होगा। तो ये बात आप देख लीजिए कि हमारा ये F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m × a आता कैसे है। आप जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो आपसे बोल रहा है, मैं यहां से चीजों को हटा रहा हूं, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जो आपका फोर्स है F वो कितना है आपका 10 न्यूटन का है, और अगर हम बात करें जो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है A वो आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आपसे बोल रहा है कि द मास ऑफ बॉडी इज, तो आप जानते हैं F = m × a, और यहां से अगर आप m निकालेंगे मास ऑफ बॉडी तो हो जाएगा F/a, जहां F आपका है फोर्स 10 न्यूटन और a आपका क्या है एक्सेलरेशन 1 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 kg। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आपको शायद सी पार्ट में दिया हुआ है, तो जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। तो आपने ये भी देख लिया कि जो F = ma फोर्स आया है वो कैसे आता है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया था, और अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F = 6I - 8J + 10K acquires an acceleration of 1 meter per second square, the mass of this body must be। ओके आपको एक फोर्स दिया गया है F = 6I - 8J + 10K। ओके तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फोर्स है वो 3 डायरेक्शन में है। I मतलब फोर्स आपका 6 न्यूटन है x डायरेक्शन में, -J तो आपका 8 न्यूटन किधर है
नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और 10 न्यूटन आपका है जेड डायरेक्शन में। ओके, तो जो आपका फोर्स है वो तीनों डायरेक्शन में है, तो हम यहां से निकालेंगे क्या, नेट फोर्स। तभी हम लोग जाके क्या निकाल पाएंगे, आपका जो मास ऑफ बॉडी है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर हम इसको देखें तो कैसा लिखा हुआ है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ के कैप। ओके, तो ये आपका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में है, एफ जेड के कैप। ओके, तो आपका जो फोर्स है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में है। और अगर हम लोग बात करें नेट फोर्स की, नेट फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और आप जानते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं, तीनों डायरेक्शन में फोर्स है तो कैसा निकालेंगे आप, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, दैट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 एंड 10 स्क्वायर 100। आप देख पा रहे हैं ये जो आपका 36 और 64 का एडिशन है वो 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 200। तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 100। ओके, 200 को हम ऐसे लिख दिए। तो आप जानते हैं 100 का जो रूट होता है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 रूट 2। ओके, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ नेट की। अब आपके पास नेट फोर्स आ चुका है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आपको बताना है मास। ओके, तो अभी मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि जो आपका एफ नेट होता है, जो आपका एफ नेट होता है वो होता है क्या, m इंटू ए, और आपको बताना क्या है मास। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट कितना, 10 रूट 2 बाई एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको, 1 दिया है, रख देंगे आप, तो आंसर आपको हो जाएगा 10 रूट 2। ओके, इतना केजी, 10 रूट 2 केजी। तो जो आपका ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मास कितना आ जाएगा आपका 10 रूट 2। तो ये तो रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 का रिपीटिशन क्वेश्चन है। ये आपका 1996 में पूछा गया है। और अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो आप देख पा रहे हैं, अ फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन अ मास इज रिप्रेजेंटेड एज F इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K। ओके, एंड एक्सेलरेट्स विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी इज। ओके, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आपको दी गई हैं और आपसे बोल रहा है अगेन फिर क्या निकालना है आपको, मास निकालना है। तो देख लीजिए आप जानते हैं आपको निकालना क्या होगा, एफ नेट, और वो क्या हो जाएगा आपका, एफ आपका दिया हुआ है 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप। तो एफ नेट आपका क्या हो जाएगा, मॉड एफ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और अभी आपने देखा था कितना था ये 10 रूट 2। ओके, ये आपका एफ नेट आ गया। और आपको दिया है एक्सेलरेशन कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, आपको मास निकालना है। तो मास आपका क्या होता है, एफ नेट बाई ए, रख दीजिए वैल्यूज को, 10 रूट 2 अपॉन 1, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट 10 रूट 2 kg। ओके, तो सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था 1996 और 2009 में। तो देख लीजिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये क्वेश्चन आपका अगेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, जहां पे आपको जो डेरिवेशन था उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, 210 न्यूटन है, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज। ओके, ये आपका रॉकेट है जिसकी जो वेलोसिटी दी गई है आपको क्या दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 210 न्यूटन का, 210 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो बोल रहा है द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज। आप जानते हैं कि जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है तो इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और फ्यूल के बर्न होने से इसको एक थ्रस्ट फोर्स मिलता है जो इसको ऊपर की ओर लेके जाता है। तो आप जानते हैं कि जब फ्यूल आपका बर्न होता है तो जो आपका ओवरऑल रॉकेट का मास है वो टाइम के साथ साथ घटता जाता है। जैसे जैसे आपका फ्यूल बर्न होता है आपके रॉकेट का जो ओवरऑल मास है वो डिक्रीज करता है। तो देख लीजिए, आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर इसकी हम बात करें तो क्या बोलता है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स। तो हम जानते हैं कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, F है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज P, और P की वैल्यू आप जानते हैं क्या हो जाएगा m इंटू बी, दिस इज m इंटू बी। और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म dv बाई dt प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, आप देख लीजिए इसको, ये आपका एफ नेट है। यहां पे आपसे बोल रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है, रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो 300 मीटर है, 300 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मतलब जो आपका एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये वाला जो टर्म है आपका ये जीरो हो जाएगा। तो आपका जो f बचेगा वो कितना बचेगा, b इंटू डी एम बाई डी टी। और dm बाई dt जो आपका है, जो आपका dm बाई dt है वो है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है ये, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। क्या हो जाएगा ये, रेट ऑफ कंबशन ऑफ, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। जैसे जैसे आपका मास है, जैसे जैसे आपका फ्यूल है वो बर्न करेगा, वैसे वैसे आपका जो मास है टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देख लीजिए हमको यही बात निकालनी थी कि रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कितनी है। तो अगर मैं ऊपर से चीज़ों को हटाऊं तो आप देख लीजिए जो आपका dm बाई dt हो जाएगा, dm बाई dt जो आपको निकालना है वो कितना हो जाएगा, F अपॉन बी, अप्लाइड फोर्स अपॉन वेलोसिटी। और अप्लाइड फोर्स आपका दिया है 210 न्यूटन और वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 7 21 7 टाइम्स, और लेकिन एक जीरो नीचे बचा हुआ है तो पॉइंट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 0.7 kg पर सेकेंड। आपको जो मास घट रहा है कितना घट रहा है, 0.7 kg पर सेकेंड। ओके, 0.7 kg पर सेकेंड आपका रेट, इस रेट से आपका मास घट रहा है। ओके, तो ऐसा आंसर आपको कहां दिया है, ऐसा आंसर आपका है सी पार्ट में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल का क्या मतलब है। ओके, चलिए ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये 2008 में पूछा गया था और ये बेस्ड है आपका कन्वेयर बेल्ट पे। और अगर हम बात करें, ये देख लीजिए आपका ये कन्वेयर बेल्ट होता है जो आपके सामान को आप इस बेल्ट पे रखते हैं तो उसको ये एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक ऐसे लेके जाता है। ओके, आपने ऐसा देखा होगा एयरपोर्ट्स पे या कहीं भी। ओके, देख लीजिए क्या बोल रहा है आपको, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी b मीटर पर सेकेंड विल बी। आपसे बोल रहा है कि आपको फोर्स निकालना है ताकि आप अगर इस पे सैंड डाल भी रहे हैं तो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी दी गई है, b मीटर पर सेकेंड। तो b इज इक्वल टू क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। ओके, और जो सैंड के गिरने का रेट क्या है वो क्या है आपका m kg पर सेकेंड। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ आप जानते हैं क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट अप्लाइड फोर्स क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट अप्लाइड फोर्स बोले या बोले हम लोग क्या, एक्सटर्नल फोर्स। चलिए, और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है आपकी, d बाई डी टी ऑफ m इंटू बी। और आप जान रहे हैं कि जो b आपका कांस्टेंट है तो db बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो m इंटू डी बी बाई डी टी, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, और आप जान रहे हैं कि ये जो आपका पहला टर्म है डी बाई डी टी में, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो जो आपका एफ नेट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका b इंटू डी एम बाई डी टी। और ये जो आपका dm बाई डी टी है, dm बाई डी टी है क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। और आपका जो मास चेंज हो रहा है वो m kg पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, कैपिटल M। प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो जो आपका F नेट हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल M इंटू बी। तो ये आपका F नेट हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स टू
कीप बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स टू कीप बेल्ट मूविंग विथ बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिया है क्या? ये ऑप्शन आपका सी पार्ट में दिया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आपको जस्ट जो वैल्यूज दी गई हैं उसका ध्यान रखना है और पूछ क्या रहा है उसको ढंग से आइडेंटिफाई कर लेना है और आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन आपका 2002 में पूछा गया था और बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज। आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 3 kg और वो किस पे है? रेस्ट पे है। एक 3 kg का मास है जो आपका रेस्ट पे है, u इज इक्वल टू 0 पे है। इस पे एक फोर्स लगना शुरू होता है F का, जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी बतानी है आपको क्या? वेलोसिटी। ओके, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0 है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो उस पर एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। चलिए हम जानते हैं जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और फोर्स की वैल्यू दी गई है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ये होता है F अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आप जानते हैं मोमेंटम आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? जिधर आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। रखते हैं इसकी वैल्यू को, तो d इंटू पी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? m इंटू बी अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, m इंटू डी बी बाई डी टी प्लस b इंटू डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी। और आप देख पा रहे हैं कि जो मास दिया हुआ है कितना दिया है? 3 kg। अगर आपका मास कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपका एफ नेट आएगा वो क्या आ जाएगा? जो आपका एफ नेट आएगा हो जाएगा आपका m इंटू डी बी बाई डी टी। और हमको निकालना है क्या? वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम डी वी निकालें तो डी वी जो आपका हो जाएगा वो जाएगा एफ बाई एम इंटू डी टी। और आपको वेलोसिटी चाहिए तो दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना होगा, और आपको इंटीग्रेट करना है तो आप देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0 है। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, u इज इक्वल टू 0 है। और टाइम जब आपका t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है तब आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आपने मान लिया उस टाइम की वेलोसिटी आपकी b है, तो आपको निकालना है क्या है? b निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। मैं इस साइड से चीज़ों को हटा रहा हूँ, यहाँ से इस वाले पार्ट से मैं चीज़ों को हटा रहा हूँ। चलिए अगर हम वैल्यूज को रखें तो क्या हो जाएगा? इस साइड आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका v हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 0 से लेके 3 सेकेंड, और f की वैल्यू क्या है आपकी? 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप f बाई m कितना है आपका? 3 kg इंटू डी टी। ओके, तो आप देख लीजिए 1/3 हमने कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी क्यूब बाई 3। ओके, आप जानते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है dx वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है। ओके, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो टी स्क्वायर था तो t की पावर 3/3 हो जाएगा, डायरेक्शन आपकी आई कैप थी वैसे रहेगी। और अगर हम बात करें सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा? 4 आपका कांस्टेंट ऐसे रहेगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2, डायरेक्शन क्या है इसकी? जे कैप, ऐसे ही रहेगी। ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया और इसमें प्लेस करना है लिमिट फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड। ओके, चलिए अगर इसमें लिमिट प्लेस करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/3 आपका कांस्टेंट बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 6/3। ओके, और t की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब। ओके, आई कैप अपर लिमिट रख रहे हैं पहले हम, प्लस 4/2 t की जगह रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर जे कैप, ये तो रही अपर लिमिट की, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/3 आपका बाहर था उसको हमने लिख दिया,
और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो दोनों टर्म आपके 0 रखते ही 0 हो जाएंगे। तो ये वाला टर्म तो आपको पूरा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से चीज़ों को हटा रहा हूँ, और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर, इस 3 से ये 3 एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 × 3 स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ देखें तो इस 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 × 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू जे कैप। ओके, ये हो जाएगा। 3 को और अंदर ले आते हैं तो आपका हो जाएगा 6 × 3 आई कैप प्लस 2 × 3 जे कैप, ये आपका हो जाएगा। और इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो 6 × 3 = 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपसे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा था, और आपका ऐसा आंसर कहाँ दिया है, ऐसा आंसर आपका है बी पार्ट में। ओके, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक फील्डर आपका कैच ले रहा है। ओके, तो यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपल्स की। सवाल की बात करें तो क्या बोल रहा है, अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ। अगर कोई फील्डर आपका 150 ग्राम बॉल को 0.1 सेकेंड के अंदर कैच करे, जो किस स्पीड से मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना फोर्स अनुभव करेगा अपने हाथों पे। ओके, तो यहां हम लोग बात करेंगे इंपल्स की, जिसको आपने पहले सुना होगा। चलिए, आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्या, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हैं क्या बोलता है ये, कि जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, आप फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसका मोमेंटम भी चेंज होता है, ये आप जानते हैं। चलिए, अगर इसको हम लोग अलग अलग कर लें तो dp इज इक्वल टू आपको क्या हो जाता है, f × dt। ओके, और अगर इसको हम लोग दोनों साइड से इंटीग्रेट करें तो मान लीजिए t इज इक्वल टू इनिशियल टाइम पे इसका जो मोमेंटम था वो कुछ p इनिशियल था, और फाइनल टाइम पे जो इसका मोमेंटम था उसको हमने क्या बोल दिया, p फाइनल। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड आपका क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंटीग्रेशन t इनिशियल से t फाइनल, f dt। ओके, f dt, जहां जो आपका f क्या था, वो था आपका नेट फोर्स। ओके, आपका जो f था वो क्या था, नेट फोर्स अप्लाइड। ओके, आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्स। ओके, तो जो आपका f है वो क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, उसका जो रिजल्टेंट है वो वैल्यू है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। जो आपका बोलता है कि जो आपका इंपल्स जे है, जो आपकी इंपल्स जे है वो क्या है, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या बोलता है वो, जे जो आपका है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाला है, इनिशियल से टी फाइनल तक का इंटीग्रेशन f डॉट dt। और आप जानते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एरिया, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर ft ग्राफ, एरिया अंडर ft ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ। ओके, तो जो आपका इंपल्स होता है वो आपका एरिया अंडर ft ग्राफ भी कहते हैं उसको हम लोग, या हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो चलिए यहां पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बात करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड की। ओके,
तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हैं। आपसे बोल रहा है अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड्स मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपको दिया है मास कितना दिया है 150 ग्राम, टाइम दिया है आपको 0.1 सेकेंड, और जो स्पीड दी गई है b वो दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देन फोर्स बताना है आपको। तो अभी हमने आपको बताया था कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपका है अप्लाइड फोर्स के इक्वल, या फिर हम लोग कहें कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है आपका इंपल्स है, या कहें तो एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो जो आपका F इंटू डेल्टा टी होगा, मतलब ये जो आपका इंटीग्रेशन है F इंटू डेल्टा टी वो कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम के, मतलब डेल्टा P के। और आप देख पा रहे हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है आपका m इंटू बी है, और ये इस साइड आपका F इंटू डेल्टा टी है। और यहाँ आपको सारी वैल्यूज पता है तो आप F निकाल लेंगे कैसे, m इंटू बी अपॉन डेल्टा टी से। और अगर मैं यहाँ सारी वैल्यूज को रखूँ तो मास आपका कितना दिया है 150 ग्राम, केजी में लिखेंगे 10⁻³ और आ जाएगा। और वेलोसिटी आपकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, नीचे आपका दिया है टाइम कितना 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। यहाँ से आप इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आपका और आ जाएगा, ये नीचे वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 दूना 30। तो जो आपका फोर्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 न्यूटन, जो आपका फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो ऐसा आंसर आपको कहाँ दिया है बी पार्ट में। तो आपको सिर्फ इंपल्स का जो डिफिनीशन है क्या कि F इंटू टी जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो कितना होता है चेंज इन मोमेंटम, ओके, जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। और अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m is indicated by the force time graph as shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second is 0 to 8 second, मतलब यहां से 8 सेकेंड तक, ओके। तो आपसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ, चेंज इन मोमेंटम ये कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एरिया अंडर एफ टी कर्व। अभी आप लोग मैंने बताया था टी इनिशियल से टी फाइनल एफ डॉट डी टी, और आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ओके, यही लिखा हुआ है। तो आपको पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, आपसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो आपको क्या निकालना है एरिया अंडर एफ टी कर्व। चलिए अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ट्रायंगल है 0 से 2 तक, ये आपका ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 2 और हाइट आपका कितना है 6 है, ओके। तो जो पहला आपका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वाला जो एरिया आपका हो जाएगा ये आपका नेगेटिव एरिया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्नीट्यूड इसका -3 है, इसकी जो हाइट हो कितनी है -3 है, और इसकी जो विड्थ कितनी है आपकी है 4 - 2 है, ओके। और अगर हम बात करें थर्ड एरिया की जो कि आपका है ये वाला रेक्टेंगल, ओके, अगर इसकी बात करें तो क्या देख रहे हैं आप, इसकी हाइट है आपकी 3 और इसकी विड्थ कितनी है 8 - 4, ओके। तो अगर हम सारे एरियाज को जोड़ लें, एरिया अंडर एफ टी कर्व की बात कर रहे हैं तो सारे एरियाज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 3 × 2, ओके, और प्लस 3 × 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2 से 2 यहां कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका -6, ये आपका हो जाएगा 12, ये कट जाएगा तो आपका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 12, ओके। और ये एरिया क्या बता रहा है आपको F इंटू टी, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकेंड, ओके, न्यूटन सेकेंड। तो 12 न्यूटन सेकेंड कहां पे है आपको सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आपको आंसर मिल चुका है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो आपका 1998 में पूछा गया था। और अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं आपके लिए तो कह रहा है अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई F इज इक्वल टू 600 - 2 × 10⁵ t, where F is in Newton and T is in seconds.
द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल। ओके, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स imparted टू द बुलेट इज। ओके, तो बोल रहा है कि आपको बताना है इंपल्स के बारे में। तो आप जानते हैं जो आपका इंपल्स होता है, जो आपका इंपल्स जे होता है वो क्या होता है, वो होता है एरिया अंडर एफ टी कर्व, मतलब टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक एफ इंटू डी एफ। ओके, एफ इंटू डी टी। ओके, एफ इंटू डी टी। तो आपसे बोल रहा है कि जो आपका फोर्स है वो जीरो हो रहा है किसी टाइम पे। किस टाइम पे? जब आपकी बुलेट जो है वो बैरल को छोड़ती है। तो देख लेते हैं, फोर्स जीरो करके देखते हैं किस टाइम पे आपकी बुलेट जो है बैरल को छोड़ रही है। तो फोर्स जीरो करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी, और यहां से टी निकालेंगे जब आपकी बुलेट बैरल को छोड़ रही होगी, तो 600 बाई 2 इंटू 10⁵, और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वो टाइम है जब आपका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर हमको इंपल्स इम्पार्टेड ऑन बुलेट निकालना है तो J इज इक्वल टू आपको हो जाएगा T इनिशियल दैट इज जीरो से लेके कहां तक, T फाइनल दैट इज 3 इंटू 10⁻³ तक, और F की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T, ये दिया हुआ है इंटू डी टी। ओके, आपको टी की लिमिट्स पता है और आपको जो इंटीग्रेट करना है उसकी वैल्यू पता है। तो चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं। मैं यहाँ से चीज़ों को हटा रहा हूँ, और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 600 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 600 इंटू टी। ओके, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 10⁵ ऐसे ही रहेगा, और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, t²/2। लिमिट कितनी है आपकी, 0 से लेके 3 इंटू 10⁻³ तक। अगर हम वैल्यूज को प्लेस करें तो 600 ऐसे रहेगा, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें सेकेंड केस की तो -2/2 इंटू 10⁵ t²। तो t² करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। ओके, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां भी आप देख रहे हैं t है और यहां भी t है, तो दोनों जगह आपको जीरो रखना है। तो 0 - 0 लोअर जो टर्म, तो जो लोअर लिमिट रखने के बाद जो आपका ये वाला पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसको हम नहीं सॉल्व करते हैं, कोई मतलब नहीं उसको सॉल्व करने का। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चीज़ों को हटाऊं तो जो आपका इंपल्स आएगा जे, वो कितना आएगा, 6 × 18, तो ये हो जाएगा 18। ओके, और यहाँ 2 0 है, यहाँ 10 -3 है, तो 1.8 हो जाएगा, माइनस 2/2 आपको कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, तो आपका हो जाएगा कितना, 10⁵ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.8 माइनस 0.9। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपको घट के 0.9 हो जाएगा। J इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका इंपल्स इम्पॉर्टेड टू द बुलेट है। इंपल्स इम्पॉर्टेड टू द बुलेट कितना है आपका, 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इंपल्स की जो डिफिनीशन है वो लगाना है। ओके, और इंपल्स की डिफिनीशन क्या है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या कहें तो एरिया अंडर एफ टी कर्व। ओके, ये चीज अगर आप जान गए हैं तो आपको इंपल्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी और आपका क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे जाके आपको जो पहला पार्ट है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, वो खत्म होता है। आज आपने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पे जो आपके आए हुए क्वेश्चंस थे उनको किया। इसी पे बेस्ड जो सेकेंड पार्ट होगा, इसमें जो आए हुए और क्वेश्चंस हैं उसके बारे में उस पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ट्रैक मी से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।